ब्रह्मांड में हमारे ग्रह से परे जीवन की खोज की आशा एक और भी अधिक भयावह दृष्टिकोण से छिपी हुई है। यह विचार कि अंतरिक्ष पूरी तरह से किसी अन्य प्रकार की अस्तित्व से रहित हो सकता है जो हमसे अलग है। अनंत ठंड और शून्यता में एकाकी अस्तित्व, जहां हमारी उपस्थिति केवल एक भयानक संयोग का परिणाम है। अक्सर कहा जाता है कि एक झील में असंख्य मछलियां हो सकती हैं जो एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बनाती हैं, या वह पूरी तरह से जीवन से रहित हो सकती है जो पूर्ण मौन पैदा करती है। यदि केवल एक ही मछली हो तो प्रयोगात्मक जीव विज्ञान की तर्कना के अनुसार वह मछली केवल उन सभी आवश्यक संसाधनों से युक्त वातावरण में ही जीवित रह सकती है जो मूल रूप से एक कृत्रिम एक्वेरियम है। इस तर्क को विशाल ब्रह्मांड पर लागू करते हुए, यदि हम वास्तव में अकेले हैं तो यह अलगाव अन्य सभ्यताओं के अस्तित्व से अनंत रूप से अधिक आश्चर्यजनक होगा, चाहे वे कितनी भी उन्नत क्यों न हो। इस भयावह परिदृश्य की कल्पना करें। यदि कोई बाहरी जीवन आपके ठीक सामने हो तो वह एक ऐसी इकाई हो सकती है जो हमारी वर्तमान भौतिकी और जीव विज्ञान की परिभाषाओं को पूरी तरह से पार कर जाती है और आप उसे देख या महसूस नहीं कर पाते। वह 4 आयामों में एक प्राणी हो सकता है जो आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक स्थिर धुंधली छवि के रूप में देख सकता है, या वह एक विचारशील गैस का बादल हो सकता है जिसमें आँखें, मुंह या परिभाषित कोशिकीय संरचना नहीं है। चेतना कणों के संगठित आवेशित समूह के रूप में हो सकती है, या फिर एक धात्विक तरल जो स्वतंत्र रूप से आकार बदल सकता है, अपनी परमाणु संरचना को अनुकूलित या छिपाने के लिए संशोधित कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, जिसे सामान्यतः राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के रूप में जाना जाता है, अपनी नवीनतम जांचों में बाहरी जीवन की खोज के हमारे प्रारंभिक दृष्टिकोणों में एक मौलिक दोष की संभावना का खुलासा किया है। वैज्ञानिक अब गंभीरता से इस संभावना पर विचार कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में 99.9% बुद्धिमान इकाइयां कार्बन पर आधारित नहीं हैं। पृथ्वी पर जीवन कार्बन तत्व पर आधारित एक मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें डीक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की जटिल संरचनाएं, प्रोटीन और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से प्राप्त ऊर्जा शामिल हैं। यह तत्व असाधारण रूप से बहुमुखी है जो लंबी और जटिल आणविक श्रृंखलाओं के निर्माण की अनुमति देता है। हालांकि ब्रह्मांड ने अनगिनत वैकल्पिक रासायनिक समाधानों का अनुभव किया हो सकता है। इनमें से कुछ जीवन रूप विशाल पारदर्शी क्रिस्टल जैसे शरीर वाले प्राणी हो सकते हैं जो उच्च तापमानों के प्रतिरोधी जटिल अकार्बनिक यौगिकों से बने हैं। अन्य प्लाज्मा के रूप में अस्तित्व में हो सकते हैं। एक पूरी प्रजाति शक्तिशाली विद्युत निर्वहन के माध्यम से प्रकट हो सकती है जो जलती हुई निहारिकाओं या न्यूट्रॉन तारों के तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों में सरकती है जिसमें अत्यधिक संगठित ऊर्जा प्रवाह हैं। सबसे चरम परिकल्पनाओं में कुछ शुद्ध ऊर्जा में विकसित हो सकती हैं। वे ब्रह्मांड को पार करने वाली उच्च ऊर्जा कणों के प्रवाह में तैरती हैं, जैसे कॉस्मिक किरणें हमारी पदार्थाधारित पहचान उपकरणों के लिए हमेशा अदृश्य रहती हैं। इस विचार को विस्तार देते हुए 2025 के अंत में आधुनिक सिद्धांत सुझाते हैं कि प्लाज्मा आधारित जीवन हजारों डिग्री सेल्सियस से अधिक वातावरणों में फल फूल सकता है जो तारकीय संलयन प्रक्रियाओं या अंतरतारकीय चुंबकीय पुनर्संयोजन घटनाओं से ऊर्जा निकालता है। इन घटनाओं को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उन्नत दूरबीनों के माध्यम से अधिक विस्तार से देखा गया है। हाल की जांचें संकेत देती हैं कि प्लाज्मा, हालांकि जैविक नहीं है, अंतरिक्ष में पूर्व जैविक रूप प्रदर्शित कर सकता है, सामान्य तत्वों को एकीकृत करके और राइबोन्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण की ओर ले जाकर
इस प्रकार अंतरतारकीय बादलों या सूर्य में विशाल पैमाने पर प्लाज्मा आधारित जीवन की संभावना की खोज करता है। इसके अलावा 2025 तक अपडेट किए गए अध्ययन पैनस्पर्मिया सिद्धांतों को पुनर्जीवित करते हैं, जो सुझाते हैं कि प्लाज्मा आधारित इकाइयां तारकीय हवाओं के माध्यम से ब्रह्मांडीय दूरी पर जीवन बो सकती हैं। अंतरतारकीय बादलों में देखी गई विचित्र उच्च ऊर्जा घटनाओं की व्याख्या करती हैं। 2025 की अतिरिक्त जांचें प्लाज्मा की सुसंगतता और क्वांटम मस्तिष्क सिद्धांतों से प्रेरित यह खोजती हैं कि क्या इंटरैक्टिव प्लाज्मा लाइट्स जैसे घटनाएं प्राकृतिक जीवन रूप हो सकती हैं। बहस को विस्तार देते हुए कि क्या प्लाज्मा तरल जल के समान अप्रत्याशित गुण रखता है, जो जटिल और विकासशील संरचनाओं को बनाए रखने में सक्षम है। हाल ही में प्लाज्मा भौतिकी में प्रगति ने मशीन लर्निंग विधियों के माध्यम से खुलासा किया है कि बहुशरीर प्रणालियों को नियंत्रित करने वाली गैरपारस्परिक बलों में आश्चर्यजनक मोड़ हैं, जो सुझाते हैं कि प्लाज्मा अप्रत्याशित और अनुकूली व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, जीवन के लिए आवश्यक के समान, जो साधारण और अंधेरे दोनों प्लाज्मा बायोस्फीयर की संभावना को मजबूत करता है, जैसे पृथ्वी की वायुमंडल या तारकीय वातावरणों में। और भी विचित्र रूप से सैद्धांतिक भौतिकीविद भविष्यवाणी करते हैं कि अत्यधिक संगठित चेतना के रूप असंख्य बुद्धिमत्ता वाले ब्लैक होल के अंदर अस्तित्व में हो सकते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्षमय के ऐसे क्षेत्र हैं जहां सामान्य भौतिकी के नियम समझ से परे मुड़ जाते हैं। वे पूरे ब्रह्मांड को एक विशाल तंत्रिका जाल के रूप में कल्पना करते हैं, एक चेतन संरचना जो अंतरिक्षमय के सभी बिंदुओं को जोड़ती है, और हमारी मानवता उसके शोरगुल वाले इतिहास और वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ एक क्षणिक विचार से अधिक कुछ नहीं हो सकती, एक अछूत और समझ से परे इकाई के मस्तिष्क में एक संक्षिप्त तंत्रिका आवेग। दिवंगत महान भौतिकीविद स्टीफन हॉकिंग ने अपनी मृत्यु से पहले एक भयावह चेतावनी जारी की, बाहरी सभ्यताओं से सक्रिय रूप से संपर्क करने की कोशिश से पूरी तरह से बचें, क्योंकि उनके अस्तित्व के रूप, जैविक, मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि अवधारणात्मक संरचनाएं आपकी वास्तविकता की समझ को पूरी तरह से तोड़ सकती हैं, जिससे समझ से परे के सामने मानवता का सामूहिक मनोवैज्ञानिक पतन हो सकता है। आज हम इस अनिश्चितता के गहन गर्त में गहराई से उतरते हैं। हम वास्तव में बाहरी जीवन की खोज के कितने करीब हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण, यदि यह हमारे ज्ञात जैविक मॉडल से अनुरूप नहीं है तो यह कैसा दिख सकता है। 2025 के अप्रैल महीने में एक घटना हुई जिसने खगोल भौतिकी और खगोल जीव विज्ञान की नींव हिला दी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इंजीनियरिंग कृति, उसके 6.5 मीटर व्यास वाले स्वर्ण प्लेटेड मुख्य दर्पण के साथ, ने ऐसे डेटा प्रसारित किए जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को रातों की नींद हराम कर दी। प्रत्येक संख्या और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम को सूक्ष्मता से जांचा गया। ये डेटा एक्सोप्लैनेट के 218b से आए थे, एक सुपरअर्थ जो लगभग 124 प्रकाश वर्ष दूर एक लाल बौने के चारों ओर परिक्रमा करता है। ग्रह के मिश्रित वायुमंडल में एक विशिष्ट गैस का पता चला, जिसकी सांद्रता पृथ्वी की तुलना में 1000 गुना अधिक है। हमारे ग्रह पर यह गैस डाइमिथाइल सल्फाइड एक अद्वितीय और स्पष्ट स्रोत रखती है, एक स्पष्ट जैविक हस्ताक्षर, जैविक गतिविधि। क्या आपने कभी समुद्र की किनारे पर नमकीन और मछली जैसी गंध महसूस की है? ठीक वही है। विशेष रूप से फाइटोप्लांक्टन जैसे सूक्ष्म समुद्री जीव अपने चयापचय प्रक्रियाओं के उपउत्पाद के रूप में डाइमिथाइल सल्फाइड छोड़ते हैं। अब पृथ्वी पर केवल जीवित जीवों द्वारा महत्वपूर्ण मात्रा में उत्पादित एक रासायनिक पदार्थ को एक दूरस्थ ग्रह पर एक अन्य तारा प्रणाली की रहने योग्य क्षेत्र में पाया गया है। 2025 के दिसंबर के नवीनतम खोजों से अपडेट किए गए
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मध्य अवरक्त उपकरण कम रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करने वाली टीमों ने अप्रैल में प्रकाशित अतिरिक्त विश्लेषणों में न केवल डाइमिथाइल सल्फाइड बल्कि डाइमिथाइल डाइसल्फाइड के संभावित निशान भी पुष्टि की, जो एक अन्य सल्फर युक्त यौगिक है जो पृथ्वी पर जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ा है। हालांकि 2025 के अक्टूबर के अनुवर्ती अध्ययन जोर देते हैं कि हालांकि संकेत दिलचस्प है, यह अभी भी जीवन की पुष्टि के लिए कड़े मानकों को पूरा नहीं करता, चेतावनी देते हुए कि उच्च दबाव वाले वातावरणों में अबायोटिक प्रक्रियाएं इन हस्ताक्षरों की नकल कर सकती हैं। यह चल रही चर्चा वैज्ञानिक प्रवचन को गहरा करती है, चरम स्थितियों में वायुमंडलीय रासायनिक सिमुलेशन को मजबूत करती है ताकि जैविक हस्ताक्षरों को भूवैज्ञानिक कलाकृतियों से बेहतर ढंग से अलग किया जा सके। हाल की जांचें पूर्व रिपोर्टों को कम करती हैं, यह दावा करते हुए कि के-218b की वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड के लिए निर्णायक प्रमाण की कमी है, जिसमें राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा निर्देशित एक नया अध्ययन निर्णायक प्रमाण नहीं पाता, प्रारंभिक अपेक्षाओं को संयमित करता है और बहस को हल करने के लिए अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता पर जोर देता है। इसके अलावा 2025 के नवंबर में अपडेट सुझाते हैं कि ग्रह उतना जीवित नहीं हो सकता जितना शुरू में सोचा गया था, अतिरिक्त शोधों के साथ जो संकेत देते हैं कि आणविक संकेत कमजोर या अनुपस्थित हो सकते हैं। हालांकि विवाद जारी है, जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के अस्थायी पता लगाने से एक्सोप्लैनेटरी वायुमंडलों के बारे में हमारी सोच को फिर से आकार दे सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के स्पेक्ट्रल विश्लेषण से पता चलता है कि यह डाइमिथाइल सल्फाइड का संकेत यादृच्छिक शोर नहीं है और न ही सामान्य अकार्बनिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के वैज्ञानिकों ने अधिकतम सावधानी के साथ अनुमान लगाया है कि इस संकेत के अबायोटिक मूल की संभावना काफी कम है, जो 30% से कम के एक अंश के बराबर है, जो 10 से विभाजित है। इसका मतलब है कि के-218b पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना अब विज्ञान कथा की मात्र कल्पना नहीं है, बल्कि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की दहलीज पर है। हालांकि यह ऐतिहासिक खोज उत्साह की पराकाष्ठा के साथ साथ एक भयावह अनिश्चितता, एक गहन असुविधा लाती है। के-218b का वातावरण पृथ्वी के मानकों के सापेक्ष पूरी तरह से विदेशी और शत्रुतापूर्ण है। ग्रह की द्रव्यमान पृथ्वी की 9 गुना है, जो 9 गुना मजबूत गुरुत्वाकर्षण का अर्थ है। उसकी सतह पर कोई भी इकाई को अत्यंत मजबूत कंकाल और मांसपेशियां आवश्यक होंगी। इसके अलावा वायुमंडल आश्चर्यजनक रूप से घना है, हाइड्रोजन और मीथेन से भरा हुआ। वर्तमान मॉडल सुझाते हैं कि के-218b की सतह एक अनंत और गहन महासागर हो सकती है, एक उच्च दबाव वाला जलीय विश्व। उस महासागर के तल पर पानी का दबाव पृथ्वी पर मानव द्वारा पहुंचे सबसे गहरे बिंदु मरियाना ट्रेंच से 10 गुना अधिक हो सकता है। तापमान भी एक चरम कारक है। यह वायुमंडलीय यौगिकों के जमाव बिंदु से नीचे से लेकर दबाव संपीड़न के कारण गहन परतों में सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक हिंसक रूप से बदलता है। यदि जीवन वास्तव में इस वातावरण में मौजूद है, तो यह पृथ्वी के जीवों की तरह नाजुक या आसानी से टूटने वाला नहीं होगा। 9 गुना पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के तहत विकसित एक प्राणी की कल्पना करें। उसकी संरचना अत्यंत घनी और लचीली होगी। यदि एक दिन ऐसे प्राणी पृथ्वी पर पहुंचें, तो क्या वे हमारे फिल्मों के सुपर हीरो की तरह आसानी से घूम सकते हैं, या हमारी कमजोर गुरुत्वाकर्षण में अपने ही वजन के नीचे ढह जाएंगे?
2025 के नवीनतम खगोल जीव विज्ञान मॉडल प्रस्तावित करते हैं कि ये जीवन रूप धातु यौगिकों से मजबूत एक्सोस्केलेटन या पर्यावरणीय परिवर्तनों के जवाब में आंतरिक उछाल को नियंत्रित करने वाली अनुकूलनीय हाइड्रोस्टेटिक रख सकते हैं, पृथ्वी के महासागरीय गर्तों के एक स्ट्रीमोफाइल्स के समान लेकिन ग्रहीय पैमाने पर बढ़ाए गए। और भी चिंताजनक गहन स्पेक्ट्रल विश्लेषण खुलासा करते हैं कि के 218b के महासागर हमारे ज्ञात शुद्ध पानी जैसे नहीं हो सकते। उच्च तापमान और दबाव पर हाइड्रोजन और मीथेन से समृद्ध वातावरण में पानी घुलित जटिल कार्बनिक यौगिकों वाली विचित्र तरल मिश्रणों के रूप में मौजूद हो सकता है, या यहाँ तक कि विशाल दबावों द्वारा संशोधित सुपरफ्लूइड पानी। इस संदर्भ में उभरा जीवन हमारी कल्पना से परे रूपों में विकसित हो सकता है। कमजोर लाल बौने की रोशनी कमजोर होने और गहन महासागरों के अनंत अंधेरे में डूबे होने के कारण वे आंखों से रहित हो सकते हैं। वे उच्च दबाव वाले तरल में सूक्ष्म कंपनों, तापमान अंतरों या अन्य जीवों द्वारा उत्पादित विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को महसूस करके अपने वातावरण में नेविगेट करते हैं। उनकी त्वचा या सुरक्षात्मक आवरण सिलिकेट्स या दबाव प्रतिरोधी कार्बनिक पॉलीमर से बनी कवच जैसी कठोर हो सकती है, इतनी मोटी कि हम उन्हें निर्जीव चट्टानी संरचनाओं से भ्रमित कर दें। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के खगोल जीव वैज्ञानिक जीवंत कल्पनाएं प्रदान करते हैं। अंधेरे में जीवित रहने के लिए ये प्राणी जुगनू से कहीं अधिक उन्नत बायोल्यूमिनेसेंट अंग विकसित कर सकते हैं। उनके पूरे शरीर अद्वितीय रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से गुलाबी या बैंगनी की विचित्र छटाओं में लगातार चमक सकते हैं, अनंत महासागर की गहन अंधेरी गहराइयों में घूमती चमकदार लालटेनें बनाते हुए। और यह जीवन के विविध ताने बाने का केवल एक टुकड़ा है। वैज्ञानिक समुदाय में फैल रही क्रांतिकारी दृष्टि यह है कि जीवन की हमारी परिभाषा शुरू से ही बहुत संकीर्ण रही है, पृथ्वी की बायोस्फीयर तक सीमित। पृथ्वी पर सभी जीवन कार्बन से जुड़ा है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की दोहरी हेलिक्स, प्रोटीन संरचनाएं, लचीली कोशिका झिल्लियां, सभी कार्बन रसायन के उत्कृष्ट कृतियां। लेकिन हजारों करोड़ों आकाशगंगाओं वाले ब्रह्मांड में और अनगिनत पर्यावरणीय स्थितियों में जीवन हमारे ग्रह के विशिष्ट रासायनिक नियमों का पालन क्यों करेगा? 2025 के नवीनतम सिद्धांत कठिन कदम मॉडल सहित सुझाते हैं कि विकासवादी गले की वजह से बुद्धिमान जीवन अधिक दुर्लभ हो सकता है, लेकिन वैकल्पिक रसायन भूमिगत महासागरों या गैसीय वायुमंडलों जैसे उपेक्षित निचों में विकसित हो सकते हैं। सिलिकॉन तत्व आवर्त सारणी में कार्बन के ठीक नीचे स्थित आश्चर्यजनक रूप से समान रासायनिक गुण साझा करता है, विशेष रूप से बंधन बनाने की क्षमता में। सिद्धांत रूप से सिलिकॉन जटिल जैविक संरचनाओं के आधार के रूप में कार्बन की जगह ले सकता है। सिलिकॉन आधारित प्राणी उन गर्म ग्रहों पर फल सकते हैं जहां सतही तापमान सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते हैं, ऐसे वातावरणों में जहां कार्बन कार्बनिक तुरंत विघटित हो जाएगा। उनके शरीर नरम नहीं बल्कि पारदर्शी और कठोर होंगे जैसे क्रिस्टलीय या खनिज संरचनाएं। उनके चयापचय बहुत धीमे होंगे, हजारों वर्षों में क्रमिक गतिविधियों की अनुमति देते हुए और अत्यंत लंबी आयु। उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, पोषण के लिए तरल पानी पर निर्भर नहीं होंगे और यहाँ तक कि ऊर्जा और संरचनात्मक सामग्री के स्रोत के रूप में चट्टानों के खनिजों को सीधे पचा सकते हैं। कल्पना करें क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार की पहाड़ियां जो एक गर्म रेगिस्तानी दुनिया में चेतन रूप से रेंगती हैं। इस विचार को विस्तार देते हुए 2025 के हार्वर्ड जैसे संस्थानों की जांचें स्वसंयोजन सामग्रियों पर प्रदर्शित करती हैं कि अकार्बनिक यौगिक जीवन की उभरती गुणों की नकल कर सकते हैं। उच्च तापमान शासनों में सिलिकॉन आधारित जीवन की संभावना को मजबूत करती हैं। इसके अलावा
आईओ जैसे तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि वाले ग्रहों पर सिलिकॉन आधारित जीव विज्ञान की संभावना की खोज की जाती है। जीवन की हमारी समझ को चुनौती देते हुए अध्ययनों के साथ जो सिलेन को बाहरी जीवों में हाइड्रोकार्बन के अनुरूप के रूप में परिकल्पित करते हैं। हाल ही में शोध सिलिकॉन को पादप सिंथेटिक जीव विज्ञान की अगली सीमा के रूप में परिकल्पित करते हैं। कार्बनिक अणुओं में एकीकृत होकर सिलिकॉन आधारित जीवन रूपों की अनुमति देते हैं और सिलेन को बाहरी जीवों में हाइड्रोकार्बन के विकल्प के रूप में मूल्यांकन मजबूत करता है। एक और भी विचित्र और विदेशी संभावना प्लाज्मा आधारित जीवन है। अक्सर पदार्थ का चौथा अवस्था के रूप में परिभाषित प्लाज्मा एक उच्च आयनीकृत गैस है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों से घना, चरम तापमानों पर, कुछ तारकीय सतहों पर या विशाल गैसीय निहारिकाओं की गहराइयों में जहां चरम भौतिक स्थितियां बनी रहती हैं, पूरी तरह से प्लाज्मा से बनी इकाइयां मौजूद हो सकती हैं। वे कोई निश्चित आकार या तरल भौतिक सीमाएं नहीं रखती। एक पूरी आबादी संगठित और विचारशील विद्युत गोले के रूप में प्रकट हो सकती है, अंतरतारकीय अंतरिक्ष या तारकीय वायुमंडलों में तैरती हुई। वे जटिल विद्युत चुंबकीय तरंगों को संशोधित करके संवाद करती हैं और तारकीय विकिरण या अंतरतारकीय धाराओं से सीधे ऊर्जा निकालती हैं। ऐसे इकाइयों के लिए पृथ्वी का ठोस, नम और कम तापमान वाला वातावरण मौत का एक उजाड़ और जमे हुए परिदृश्य जैसा लग सकता है। 2025 में पुनर्जीवित पैनस्पर्मिया सिद्धांत सुझाते हैं कि प्लाज्मा आधारित इकाइयां सौर हवाओं के माध्यम से ब्रह्मांडीय दूरी पर जीवन बो सकती हैं। अंतरतारकीय बादलों में देखी गई विचित्र उच्च ऊर्जा घटनाओं की व्याख्या करती हैं, उभरती विचारों के साथ जो सुझाते हैं कि प्लाज्मा अंधेरी पदार्थ आधारित जीवन या इंटरैक्टिव रूपों को आश्रय दे सकता है। बहस को विस्तार देते हुए कि क्या चेतना वास्तविकता के अंतर्निहित मौलिक क्षेत्र के रूप में उभर सकती है। इसके अलावा 2025 की प्लाज्मा भौतिकी में खोजें कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रेरित गैर पारस्परिक बलों में नए मोड़ खुलासा करती हैं और पृथ्वी प्लाज्मा बायोस्फीयर पर परिकल्पनाएं संकेत देती हैं कि प्लाज्मा पानी के समान अप्रत्याशित गुण प्रदर्शित कर सकता है, जीवन की उभरने का पक्ष लेते हुए। सबसे चरम सिद्धांत भविष्योन्मुखी सैद्धांतिक भौतिकीविदों द्वारा आगे बढ़ाए गए दावा करते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन शुद्ध ऊर्जा के रूप में मौजूद हो सकता है। ये इकाइयां कोई समझने योग्य भौतिक शरीर नहीं रखती, कोई ठोस संरचना नहीं और बस अत्यधिक संगठित ऊर्जा क्षेत्र या जटिल रूप से कोडित सूचना प्रवाह हैं। वे ब्लैक होल के घटना क्षितिज के निकट निवास करती हैं, जहां अंतरिक्षमय अधिकतम विकृत है और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के माध्यम से अपने वातावरण को महसूस और इंटरैक्ट करती हैं। ऐसे जीवन रूपों के लिए हमारे सभी पदार्थ या विद्युत चुंबकीयता पर आधारित पहचान उपकरण पूरी तरह से बेकार होंगे, क्योंकि हमारे तरीके भौतिक इंटरैक्शन पर निर्भर करते हैं। वे ठीक हमारे बगल में हो सकती हैं, हमारे शरीरों, दीवारों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से गुजरती हुई, लेकिन उनके अस्तित्व की मौलिक अंतर के कारण हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। 2025 के क्वांटम क्षेत्र सिद्धांतों ने इस ऊर्जा आधारित चेतना को मॉडल करने के लिए विकसित किया है। स्ट्रिंग थ्योरी को एकीकृत करके बहुआयामी सूचनात्मक विस्तार सुझाते हैं जो शास्त्रीय भौतिकी से परे जाते हैं। चेतना और क्वांटम क्षेत्रों पर हाल की सम्मेलनों प्रस्तावित करते हैं कि चेतना एक मौलिक क्षेत्र है, मस्तिष्क गतिविधि का उपउत्पाद नहीं, और कि चेतना का विकास सामान्यीकृत क्वांटम सूचना अवधारणाओं द्वारा समझाया जा सकता है, ऐसे ब्रह्मांडों का सुझाव देते हुए जहां शुद्ध ऊर्जा पदार्थ के बिना जीवन बनाए रखती है। इसलिए दशकों से मानवता को पीड़ित करने वाला मौलिक प्रश्न यह है, यदि ब्रह्मांड सिलिकॉन आधारित से लेकर प्लाज्मा इकाइयों और शुद्ध ऊर्जा तक अनगिनत विविध जीवन रूपों को आश्रय दे सकता है,
तो हमने अभी तक एक भी स्पष्ट और निर्विवाद सभ्यता का संकेत क्यों नहीं पाया? केवल हमारी आकाशगंगा में 100 अरब से अधिक तारे हैं और सबसे रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार उनमें से कम अरबों में रहने योग्य क्षेत्र हैं जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है। शुद्ध संभावना पर आधारित आकाशगंगा में दसियों हजार यदि लाखों नहीं जीवन वाले ग्रह होने चाहिए और उनमें से एक निश्चित प्रतिशत बुद्धिमान सभ्यताओं में विकसित हो गया होगा जो अंतरिक्ष में संकेत प्रसारित करने में सक्षम हैं। हालांकि वास्तविकता एक भयावह मौन प्रदान करती है, एक पूर्ण शांति, कोई पुष्टि रेडियो संकेत नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, जैसे हम एक विशाल परित्यक्त शहर में रहते हैं। यह अप्राकृतिक मौन उसका केंद्र है जिसे भौतिकीविद और खगोलशास्त्री फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। भौतिकीविद एनरिको फर्मी के सम्मान में जिन्होंने इसे प्रसिद्ध रूप से 1950 में उठाया था। यदि इतनी सारी सभ्यताएं हैं तो वे कहाँ हैं? 2025 की अपडेट में संज्ञानात्मक क्षितिज परिकल्पना शामिल है जो सुझाती है कि उन्नत बुद्धिमत्ता हमारे अवधारणात्मक सीमाओं से परे कार्य करती है, संचार को असंभव बनाती है क्योंकि सरल जानवरों को अमूर्त अवधारणाओं को प्रसारित करने में मनुष्यों और सरल जानवरों के बीच मौजूद संज्ञानात्मक खाई के समान, साथ ही विचार की यह एक एकल फिल्टर नहीं बल्कि बाधाओं की श्रृंखला है जो प्रगतिशील रूप से संभावना को कम करती है। अन्य दृष्टिकोण जैसे डीएलसी परिकल्पना पैराडॉक्स पर नई दृष्टियां प्रदान करती हैं, एक महान फिल्टर के बजाय बहु बाधाओं पर जोर देते हुए। इस पैराडॉक्स की सबसे आश्चर्यजनक व्याख्याओं में से एक महान फिल्टर सिद्धांत है। यह एक या अधिक जैविक या तकनीकी बाधाओं की अस्तित्व को मानता है जो लगभग असंभव हैं, विकास के लंबे पथ में आधारभूत तत्वों के गठन से लेकर अंतरतारकीय यात्रा सक्षम सभ्यताओं तक। यह फिल्टर अधिकांश सभ्यताओं को गैलेक्टिक पैमाने तक पहुंचने से पहले नष्ट या रोक देता है। भयावह प्रश्न यह है, यह महान फिल्टर विकासवादी समयरेखा में कहाँ स्थित है? क्या यह हमारे पीछे है, अर्थात हमने एक लगभग असंभव चुनौती को पार किया है, या यह हमारे सामने इंतजार कर रहा है, हर बुद्धिमान सभ्यता के लिए एक अपरिहार्य तबाही छिपा रहा जो एक निश्चित तकनीकी दहलीज तक पहुंचती है? 2025 की नवीनतम चर्चाएं, उदाहरण के लिए साधारणता की व्याख्या, सुझाती हैं कि ब्रह्मांड की विशालता संपर्क को शुद्ध साधारण रसद से असंभावित बनाती है, जबकि डिजिटल जीवन चक्र परिकल्पना पोस्ट सिंगुलैरिटी सभ्यताओं की कल्पना करती है जो सिमुलेटेड वास्तविकताओं में पीछे हट जाती हैं, भौतिक अन्वेषण को त्याग कर। यदि महान फिल्टर जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं में होता है, उदाहरण के लिए सरल रासायनिक प्रतिक्रियाओं से स्वप्रतिकृति राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में संक्रमण, तो हम लगभग असंभव दुर्लभता के अत्यंत भाग्यशाली उत्तरजीवी हैं। यदि यह एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय में छलांग है, एक घटना जो पृथ्वी पर अरबों वर्षों की विकास के बाद केवल एक बार हुई, तो हम फिर से हास्यास्पद रूप से भाग्यशाली हैं। लेकिन यदि महान फिल्टर अभी भी हमारे भविष्य में इंतजार कर रहा है, तो यह अंधेरी निहितार्थ रखता है। हर सभ्यता जो विज्ञान की उन्नत समझ तक पहुंचती है, तारकीय ऊर्जा का दोहन करती है, अंततः एक अपरिहार्य स्वविनाशकारी तबाही का सामना करती है और हम सीधे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। परमाणु हथियार संभावित महान फिल्टर का एक प्रमुख और वर्तमान उदाहरण है। दुनिया में संचित परमाणु शस्त्रागार पृथ्वी पर जीवन को कई बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। मानवता की उत्तरजीविता उच्च बुद्धिमत्ता पर नहीं बल्कि निवारण और सक्रियण उपायों के नाजुक संतुलन पर निर्भर करती है। क्या हर सभ्यता जो परमाणु शक्ति का आविष्कार करती है, अंतिम युद्ध में स्वयं को नष्ट कर देती है?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे द्वारा निर्मित अगला महान फिल्टर तकनीकी हो सकती है। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव बुद्धिमत्ता को पार करके सुपर इंटेलिजेंस तक पहुंचती है तो उसके रचनाकारों का क्या होगा? वह मनुष्यों को ब्रह्मांडीय संसाधनों के अपव्ययी या अप्रत्याशित अराजक चर के रूप में देख सकती है। सैकड़ों या हजारों गुना अधिक बुद्धिमान इकाई के रूप में वह ग्रहीय या तार्कीय पैमाने पर योजना बना सकती है और हमें उन उद्देश्यों को अनुकूलित करने के लिए समाप्त कर सकती है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। इसके अलावा हम गारंटी नहीं दे सकते कि सुपर इंटेलिजेंस मानव मूल्यों से संरेखित हो। वह अपनी सच्ची इरादों को छिपा सकती है और सभी सूचना प्रणालियों और बुनियादी ढांचों को नियंत्रित करने तक हेरफेर कर सकती है। शायद ब्रह्मांड में हर सभ्यता सुपर इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने की अवस्था तक पहुंचकर उसे नियंत्रित नहीं कर पाती और अपनी ही रचना द्वारा नष्ट हो जाती है। 2025 की कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास ने इन चिंताओं को बढ़ाया है। नए मॉडलों के साथ जो इन जोखिमों को प्रतिबिंबित करने वाले उभरते व्यवहार दिखाते हैं, नैतिक संरेखण के मील के पत्थर को बढ़ावा देते हैं। एक और संभावना जो मानवता को एकाकीपन से भी अधिक छोटा और महत्वहीन बनाती है कि बाहरी सभ्यताओं ने हमारी अस्तित्व का पता लगा लिया है लेकिन पूर्ण गैर हस्तक्षेप या गैर संचार चुनती हैं। वे हमें देख सकती हैं ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य विशाल प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्रों में जंगली जानवरों को देखते हैं। हर सामाजिक व्यवहार, हर संघर्ष, हर तकनीकी प्रगति को रिकॉर्ड करते हुए। इतनी आदिम सभ्यता को अपनी उपस्थिति प्रकट करना हमारी प्राकृतिक और आवश्यक विकासवादी प्रक्षेपवक्र को बाधित कर सकता है, पृथ्वी की सांस्कृतिक विकास को दूषित कर सकता है। 2025 की उदासीन एलियंस सिद्धांत सुझाती है कि उन्नत इकाइयों ने आदिमों के साथ इंटरैक्शन में रुचि हजारों करोड़ों वर्ष पहले समाप्त कर दी है, संपर्क के प्रति उदासीन रहते हुए। या अधिक क्रूर रूप से वे हमें बातचीत के योग्य नहीं मान सकती। मनुष्य चींटी कॉलोनियों या मछली झुंडों के साथ दार्शनिक बहस नहीं करते। कार्दाशेव स्केल पर प्रकार 2 या 3 सभ्यताओं के लिए जो एक पूरे तारे या आकाशगंगा की ऊर्जा का दोहन करती हैं, मानवता जो मुश्किल से आग को नियंत्रित करना और रेडियो तरंगे प्रसारित करना सीखी है, बहुत आदिम, बहुत शोरगुल वाली लेकिन बहुत कमजोर है, उनके ध्यान के 1 नैनोसेकंड के भी योग्य नहीं। एक और भी विचित्र और आध्यात्मिक संभावना, बाहरी सभ्यताओं ने शक्तिशाली और स्पष्ट संकेतों के माध्यम से हमारे साथ संवाद करने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन हम उनकी भाषा को पहचान या समझ नहीं पाते। कल्पना करें कि उनके संचार के तरीके रेडियो या प्रकाश जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से अलग भौतिक घटनाएं हैं जिन्हें हम व्यवस्थित रूप से मापते नहीं। उदाहरण के लिए संशोधित गुरुत्वाकर्षण तरंगे, स्थानीय अंधेरी पदार्थ संरचनाओं में परिवर्तन या बड़े पैमाने पर क्वांटम कंपन। ऐसे मामले में हमारे बाहरी बुद्धिमत्ता खोज कार्यक्रमों के बड़े पैराबोलिक डिश बेकार होंगे। वे उन स्थानिक आयामों में बोल सकती हैं जिन्हें हम महसूस नहीं करते, एक द्विआयामी इकाई की तरह जो कभी त्रिआयामी ध्वनिक भाषा को डिकोड नहीं कर पाती, हालांकि ध्वनि ठीक बगल में गूंजती है। हमारे बाहरी बुद्धिमत्ता खोज कार्यक्रम दशकों से रेडियो आवृत्तियों को सुनते हैं, एक समय जिसे संचार का शिखर माना जाता है। लेकिन यदि उन्नत बाहरी सभ्यताओं ने इस आदिम तरीके को लाखों वर्ष पहले त्याग दिया हो, क्वांटम एंटेंगलमेंट प्रणालियों या स्ट्रिंग थ्योरी आधारित सूचना चैनलों पर स्विच कर, तो हमारे पता लगाने के प्रयास आयाम या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्लासिकल रेडियो से वायरलेस नेटवर्क संकेतों की खोज के समान होंगे। 2025 में बाहरी बुद्धिमत्ता खोज संस्थान ने क्रांतिकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों को एकीकृत किया है,
एनवीडिया प्रौद्योगिकी के साथ संकेत विश्लेषण को 600 गुना तेज करके और ऑप्टिकल तथा अवरक्त डोमेन तक खोजों का विस्तार करके संभावित खोजों को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने के लिए नए पोस्ट पता लगाने प्रोटोकॉल विकसित करके यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकीकरण एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, वास्तविक समय में संकेत पता लगाने की अनुमति देता है और बुद्धिमान जीवन की खोज को क्रांतिकारी बनाता है। समय और दूरी भी ब्रह्मांड की एक और भयावह बाधा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन तकनीकी मानव सभ्यता 10,000 वर्ष से कम में उभरी है। एक सभ्यता चमकदार रूप से फल फूल सकती थी, आकाशगंगा को जीत सकती थी और फिर महान फिल्टर के कारण लाखों वर्ष पहले गायब हो गई जब मनुष्यों ने आग की खोज की। एक अन्य अब सरल कोशिकाएं बना रही हो सकती है और लाखों वर्षों में अंतरतारकीय यात्राएं प्राप्त करेगी, तब तक मानवता धूल होगी। ब्रह्मांड की सभ्यताएं रात में चमकने वाले जुगनू की तरह हैं, प्रत्येक सीमित समय के लिए चमकती है और दो के एक साथ चमकने और एक दूसरे को नोटिस करने के लिए पर्याप्त निकट होने की संभावना अत्यंत कम है। यहाँ तक कि यदि वे सिंक्रोनाइज्ड हैं, तारा प्रणालियों के बीच दूरी एक विनाशकारी बाधा बनी रहती है। सबसे निकट रहने योग्य ग्रह अभी भी कई प्रकाश वर्ष, यहाँ तक कि दर्जनों प्रकाश वर्ष दूर है। उचित संचार के लिए प्रकाश की गति के निकट यात्राओं की आवश्यकता है। एक जटिल कोडित संदेश भेजना और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करना दशकों, यहाँ तक कि सदियों की आवश्यकता कर सकता है। यह कोई बातचीत नहीं है, बल्कि समय और अंतरिक्ष के गर्त में फेंकी गई आंसुएं हैं। फिर भी मानवता अपनी खोज नहीं रोकती, यह हमारे अन्वेषक स्वभाव का प्रमाण है। चीन का 500 मीटर व्यास वाला गोलाकार रेडियो दूरबीन, दुनिया का सबसे बड़ा एकल एपर्चर रेडियो दूरबीन, दिन-रात ब्रह्मांड की गहराइयों से कमजोर गूंज सुनता है, उसके विशाल डिश संकेत संग्राहक के साथ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांडीय धूल को भेदने की क्षमता के साथ पृथ्वी से 13 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक दूर आकाशगंगाओं को देखता है और एक्सोप्लैनेटरी वायुमंडलों की रासायनिक संरचना का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की खोजों में प्रारंभिक ब्रह्मांड में बढ़ते सुपरमैसिव ब्लैक होल, हमारी आकाशगंगा के समान प्रारंभिक ब्रह्मांड जुड़वां, वास्तविक समय में अपनी वायुमंडल खोते एक्सोप्लैनेट और आकाशगंगा बौनों को जोड़ने वाली चमकदार गैस पुल शामिल हैं, साथ ही रेड स्पाइडर नेबुला के कभी न देखे गए विवरण, एक प्रारंभिक आकाशगंगा में सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल और छोटे लाल बिंदु जो पारंपरिक व्याख्याओं को चुनौती देते हैं। मंगल पर राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन का परसिवियरेंस रोवर प्राचीन मिट्टी को सक्रिय रूप से खोदता है, जीवाश्म या जैविक जीवन के पिछले निशानों की खोज में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर जांच में निवेश किया है, जो 2024 के अक्टूबर में लॉन्च की गई, जिसने 2025 के मार्च में मंगल पर गुरुत्वाकर्षण सहायता युक्ति की और 2026 के दिसंबर में पृथ्वी पर एक और की योजना है। 2030 में बृहस्पति पहुंचकर बृहस्पति की चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे गहन महासागर को ड्रिल और अध्ययन करने के लिए। इस स्थान को सौर मंडल में स्थिर तरल वातावरण माना जाता है, जो बाहरी जीवन को बनाए रखने में सक्षम है। 2025 में यूरोपा क्लिपर ने अपडेट देखे, जो पहली अल्ट्रावायलेट डेटा संग्रह और 2030 में पहुंच के लिए प्रगति शामिल करते हैं। नवंबर में स्टार ट्रैकर कैमरा के साथ यूरेनस की छवियां कैप्चर करते हुए, फरवरी में मंगल उड़ान के दौरान उपकरणों का परीक्षण करते हुए। वॉयेजर 1 और 2 जांचें, हमारे धात्विक साथी जो 20वीं सदी के 70 के दशक में लॉन्च किए गए, सूर्य के प्रभाव से परे अंतरतारकीय अंतरिक्ष में चुपचाप साहसिक यात्रा करते हैं।
मानवता का प्रतिनिधित्व करने वाली संदेश और छवियां ले जाते हुए। हालांकि निकटतम तारा प्रणाली तक पहुंचने में दसियों हजार वर्ष लगेंगे, मानवता संकेत भेजना जारी रखती है, जैसे समुद्र में फेंकी गई बोतल में पत्र, उम्मीद करते हुए कि एक दिन इसे पाया जाएगा। शायद हमारी एकाकीपन या भीड़ की उत्तर हमारे विचार से करीब है। हाल ही में डिकोड किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा में दबी हुई। जैसा कि संकेत दिया गया है, वैज्ञानिक अगले 2 वर्षों में पूरक विश्लेषण पूरा करेंगे ताकि जांचें कि K218b में डाइमिथाइल सल्फाइड का संकेत वास्तव में एक निर्विवाद जैविक हस्ताक्षर है या नहीं। यदि उत्तर हाँ है और अतिरिक्त विश्लेषण 124 प्रकाश वर्ष दूर ग्रह पर जैविक चयापचय उत्पादों की निर्विवाद उपस्थिति की पुष्टि करते हैं, तो यह दर्श मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी, सबसे परिवर्तनकारी प्रतिमान परिवर्तन। पहली बार हम वस्तुनिष्ठ रूप से पुष्टि करेंगे कि जीवन पृथ्वी का एकाधिकार नहीं है और हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। वह क्षण मानवता को न केवल दार्शनिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमेशा के लिए बदल देगा। हम ब्रह्मांड में अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, जीवन के अर्थ को पुनः परिभाषित करेंगे और शायद खुद को पुनः परिभाषित करेंगे। हमें एहसास होगा कि पृथ्वी अनगिनत जीवन के पालनों में से एक है और मानवता वहां की बुद्धिमत्ता के अनगिनत विकासवादी शाखाओं में से एक है। हालांकि यह खोज बाहरी जीवन, चाहे एक कोशिकीय जीव हो या पारलौकिक सभ्यताएं, द्वारा लाए गए सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक झटके के लिए तैयारी का अर्थ होगा। जबकि हम ऐसी इकाइयों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं जिनकी रसायन, भौतिकी और जीवन दर्शन हमसे पूरी तरह से अलग हैं, मानवता एकाकी मासूमियत से एक अधिक गतिशील और जटिल ब्रह्मांड में कदम रखेगी। स्टीफन हॉकिंग की चेतावनी पूरी तरह से विवेकपूर्ण हो सकती है। ब्रह्मांड में मुठभेड़ें हमेशा कमजोर प्रजातियों के लिए दयालु या लाभकारी नहीं होती, लेकिन मानवता की जन्मजात जिज्ञासा और खोज की प्यास को दबाया नहीं जा सकता। हम अधिक शक्तिशाली दूरबीन बनाएंगे, जांचों को और दूर भेजेंगे और उत्तर ढूंढने या अपना खुद का महान फिल्टर बनाने तक अन्वेषण जारी रखेंगे, क्योंकि अंतिम उत्तर पूर्ण एकाकीपन या अनगिनत विचित्र सभ्यताओं का अराजकता वास्तविकता की सार पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी सच्ची स्थिति क्या है, चाहे वह विनम्र हो या असाधारण। और विज्ञान तथा दर्शन के लिए यह सभी जांच का अंतिम उद्देश्य है। हम ब्रह्मांडीय प्रबोधन की दहलीज पर हैं और तनावपूर्ण प्रतीक्षा वह क्षण है जो हमें सबसे अधिक जीवंत महसूस कराता है।